रात 1 बजे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि अजरबैजान और आर्मीनिया के नेताओं को ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया था और वहां एक डील साइन हुई, पीस डील। ट्रंप के नाम पर कॉरिडोर बनेगा, नोबेल पीस प्राइज। तो मतलब सब कह रहे हैं कि भाई ये तो पोजीशनिंग सही है ट्रंप की, ये तो मिल सकता है यहाँ पे। एक तो ईरान ने सीधा कहा है कि हम बनने ही नहीं देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। जब रूस समर्थन नहीं कर रहा था, भारत ने हथियार क्यों दे दिए? जितना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं साउथ कॉकेशस को, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान को, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो हमको देते हैं। इंडिया एक फैक्टर है। आर्मीनियंस बहुत तवज्जो देते हैं इस बात को कि कन्नौज के शासक थे, 2 भाई थे और वो वहां राज करते थे। अमेरिका मान कैसे गया सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप को पीस प्राइज, मतलब इतना भी, ये तो हम मजाक में भी कहते हैं नोबेल पीस प्राइज की बात, लेकिन सीरियसली भी क्या यही बात है या कुछ और भी है? आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध भी हुए हैं और ज्यादा बड़ा पॉइंट उसमें जिस क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ है, जैसे भारत पाकिस्तान कश्मीर के लिए उलझते हैं, इस एरिया के लिए दोनों देश उलझते हैं। इसका नाम है नगोर्नो कराबाख। कॉरिडोर को लेकर जो अभी समझौता हुआ है, जिसको ट्रिप का नाम दिया गया, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, उसमें इन्होंने एक बड़ी चालाकी की है आर्मीनियंस ने कि इन्होंने अमेरिका को वहां गारंटर एक तरह से बना दिया है। 2020 में भी एक जब डील हुई थी, सीज फायर हुआ था, तो उस डील से भी लोग इतने खफा थे आर्मेनिया के कि वो सीधा प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस गए थे। प्रधानमंत्री का दफ्तर नहीं, संसद में घुस गए। हाँ। एग्जैक्टली, ये नए झगड़े की शुरुआत है। बड़ी खबर आ रही है कि 15 अगस्त की शाम मीटिंग होने वाली है अलास्का में। क्या कुछ ऐसा वाकई होने वाला है कि यूक्रेन में झगड़ा खत्म हो जाएगा? 8-9 अगस्त की रात 1 बजे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, तो मैंने ऐसे उठा के देखा, तो उसमें खबर थी। खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी। हो ये रहा था कि अजरबैजान और आर्मीनिया के नेताओं को ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया था और वहां एक डील साइन हुई, पीस डील। ये हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं और इसी फेर में उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को शांत करने का श्रेय लिया। इसके बाद वो और भी जगह पर गुंजाइश देख रहे हैं। एक गुंजाइश ये भी थी क्योंकि ये दोनों देश 2 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, एक खास एरिया है उसको पाने के लिए। हालांकि इतनी सीधी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मगर कुल मिलाकर इस हफ्ते की बड़ी बात तो यही है कि व्हाइट हाउस में फाइनली ट्रंप कामयाब हो गए हैं एक पीस डील साइन कराने में। तो ये जो मसला है अजरबैजान और आर्मीनिया का, ये है क्या? हिंदुस्तान का क्या कनेक्शन है? आर्मीनिया को हम हथियार देते हैं, आप जानते हैं। अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था पिछले संघर्ष में, ये भी आप जानते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने समझने के लिए। इसलिए हमने इस बार सोचा कि पॉडकास्ट जो है इसी मुद्दे पर कर लें। भले ही बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ये नहीं मालूम होगा कि ये दोनों देश हैं कहाँ, उतने इंपॉर्टेंट नहीं भी थे डिप्लोमेसी के लिहाज से, लेकिन अब हो गए हैं, इस हफ्ते हो गए हैं। तो बात करने के लिए हमने बुलाया डॉक्टर अमिताभ सिंह को। जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं, पहले भी हमारे कई एपिसोड में आ चुके हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। पहला सवाल जो मैं चाह रहा हूँ वो ये हो जाए कि अगर नक्शा खोल दें तो ये दोनों देश आखिर पड़ते कहाँ पर हैं? क्योंकि ऐसे तो बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हमें समझ में आते हैं कहाँ हो रहे हैं, पर इन देशों के नाम आमतौर पर सुनने को मिलते नहीं। नहीं, बिल्कुल। अगर आप नक्शा देखें तो ये ईरान के ठीक ऊपर है और ये बेसिकली 3 राज्य हैं, छोटे, मझोले और एक बड़ा। अजरबैजान सबसे बड़ा है, जॉर्जिया उससे छोटा है। करीब 37 मिलियन की आबादी जॉर्जिया की है, 30 लाख की आबादी आर्मीनिया की है, 37 लाख की आबादी जॉर्जिया की और करीब 90 लाख की आबादी अजरबैजान की है। तो ये छोटे राज्य हैं जो ईरान के ठीक ऊपर है, रशिया के नीचे है। कॉकेशियस पहाड़ियों से ये एशिया से डिवाइडेड माना जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर ये माना जाता है कि यूरोप का पार्ट है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। और आर्मीनिया जो है वो लैंडलॉक्ड है, भूमिबद्ध है। जॉर्जिया की ओपनिंग ब्लैक सी में है और अजरबैजान की ओपनिंग कैस्पियन सी में है। और कैस्पियन सी भी हम सब जानते हैं सी से ज़्यादा लेक है क्योंकि वो भी लैंडलॉक्ड है। लेकिन ये उसकी भौगोलिक अवस्था है। इतिहास में अगर आप देखें तो ये बड़े राज्य रहे, छोटे राज्य रहे और 3 बड़े आप यूँ माने एम्पायर्स का प्रभुत्व रहा, ऑटोमन्स, पर्शियंस और रशियंस। तो रूसी सबसे लेट आए इस रीजन में, लेकिन आज चूंकि इतिहास ऐसा बना कि हम जानते हैं कि ये रूसी रीजन ही थे। रूसी करीब 18वीं शताब्दी में
1812 में हम मानते हैं कि तुर्कमेनचाई, ट्रीटी ऑफ तुर्कमेनचाई हुई थी, जिसमें अजरबैजान को ईरानियंस ने पर्शियन एम्पायर से लेके रूसी एम्पायर में, तो ये एक तरह से माने कि ईरान पर्शिया, जो पर्शिया रशिया और ऑटोमन के बीच में आता है। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, वो बताइए, वहां से शुरू करेंगे कहानी। ऐसा माना जाता है, हालांकि आर्मीनियंस बहुत तवज्जो देते हैं इस बात को, कि कन्नौज के शासक थे, 2 भाई थे, और ये करीब 100-150 ईसा पूर्व की बात है, जब वो वहाँ राज करते थे और लोकल लड़ाई में वो हारे गए थे। तो वहाँ जिन्होंने उनको हराया था, वहाँ से वो भागे थे उनके डर से, और वो जाते जाते आर्मीनिया में बस गए। और बताया ये जाता है, आर्मीनियंस भी बहुत इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, कि वो वहाँ जाके बसने के बाद उन्होंने अपना राज स्थापित किया, और जितने भी छोटे मोटे प्रांत थे, जमींदारियाँ थीं, जो भी थे, फ्यूडल एस्टेट्स थे, उनको कैप्चर करके एक राज स्थापित किया। माना यह भी जाता है कि जब 399 एडी में जो दुनिया का पहला आर्मीनिया जो है वो दुनिया का पहला क्रिश्चियन स्टेट बना, ऑफिशियली क्रिश्चियन स्टेट, तो ये कन्वर्ट हो गए और बाद में वहाँ की जनता में मिल गए, या खुल मिल गए, और वो एक तरह से एक ही जैसे हो गए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो उनका जो आर्मीनियंस हैं, आर्मीनियन चूंकि भूमिबद्ध रहे हैं, कभी भी मेजॉरिटी स्टेट में अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रखा, कई राज्यों के अधीन रहा है, खासकर आर्मीनियंस, तो वो घुमंतु तरह के हो गए और ट्रेडर्स के रूप में, और भारत से उनका बड़ा एक करीबी रिश्ता रहा है। इतिहास में हम ये भी देखते हैं कि वो काल के बाद भारत और आर्मीनिया में लोगों का आना जाना लगा रहा, और जितने भी ट्रेडर्स होते थे जो यूरोप जाना चाहते थे, रूस जाना चाहते थे, वो इस रास्ते का सहारा लेते थे। तो जाहिर है वो आए, और माना यह जाता है कि अकबर की एक बेगम थी, मरियम जमा, वो उनके पिता कोर्ट फिजिशियन थे अकबर के, और वो रहते थे अकबर के कोर्ट में, और उन्होंने अपनी बेटी से उनकी शादी कराई थी। और उसके बाद भी जो पहली आर्मेनियाई भाषी पत्रिका थी, वो मद्रास, चेन्नई से पब्लिश हुई थी। और आज भी कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में, चेन्नई में, इन तीनों जगह आर्मीनियन स्ट्रीट हैं। कलकत्ता में तो प्रॉपर आर्मीनियन स्कूल है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और माना यह जाता है कि 1937 से 39 के बीच हिंदुस्तान में 25,000 आर्मीनियाई रहते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लगने लगा कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा, शायद जो नए रूलर्स आए उनको उतना पेट्रनाइज नहीं करें या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दें, तो सारे आर्मीनियाई मूल के जो भारतीय लोग थे, जो भारत में थे, ब्रिटिश इंडिया में थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो आर्मीनिया और भारत का वो संबंध बहुत गहरा है। दूसरा एक और बहुत गहरा है, अजरबैजान में माना जाता है कि बाकू के आसपास कैपिटल जो है, वहाँ पर फायर टेम्पल है। और आपको पता होगा अजरबैजान में गैस बहुत है। आज से 70 साल पहले आप अगर अजरबैजान में घूम रहे होते हैं तो ज़मीन में आग लगी होती थी, वो गैस रिश्ता रहता था और वो आग का स्वरूप नहीं लेती थी। अब चूंकि गैस का एक्सट्रैक्शन बहुत होने लगा है, तो जो भारतीय ट्रेडर्स जाते थे उन्होंने वहाँ एक गायत्री मंदिर, एक दुर्गा मंदिर वहाँ बना लिया। और उसके अलावे एक टाउन डेवलप हुआ, कारवां सराय वहाँ बना। और जो राष्ट्रियंस, जो अजरबैजानी मूल के माने जाते हैं, जो फायर टेम्पल में विश्वास करते हैं, और भारतीय, वो वहाँ जाके, तो भारत और अजरबैजान और आर्मीनिया का एक बहुत गहरा संबंध इतिहास में भी रहा है। और अभी भी वहाँ आप जाएंगे तो आपको देखते ही पहचानेंगे, ओ अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आपको वेलकम करेंगे। या अजरबैजान में हाल फिलहाल में जो टेंशन्स हुए, उसके पहले बहुत भारतीय टूरिस्ट जाते थे और सबको अजरबैजान में खाना या पीना वो सारा इंडियन या भारत से मिलता जुलता था। तो ये एक ब्रॉड स्टोरी है आप हिस्ट्री की, जिसको बहुत हैप्पीली रिलेट करते हैं आपसे। वाह। जब मैं नक्शा देख रहा हूँ
तो आर्मेनिया और अज़रबैजान कुछ इस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि आप बहुत साफ साफ दोनों को अलग नहीं कर सकते। अज़रबैजान बड़ा है सीमा क्षेत्र के हिसाब से, आर्मेनिया छोटा है। अज़रबैजान के पास समंदर है, आर्मेनिया के पास नहीं है। उल्टा आर्मेनिया के जो पड़ोसी हैं वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं। खुद अज़रबैजान भी, इधर टर्की भी, ऊपर जॉर्जिया है उसके, जिसके ऊपर रूस का ज़्यादा प्रभाव है, और नीचे ईरान है जो खुद एक इस्लामिक मुल्क है और आर्मेनिया ईसाई मुल्क है, पर इनकी थोड़ी दोस्ती है। हालांकि जो अभी डील हुई है जिस पर हम बात करेंगे उससे ईरान बहुत खुश नहीं है। मुझे पूछना है, समझना है कि आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में युद्ध भी हुए हैं, और ज़्यादा बड़ा पॉइंट उसमें जिस क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ है, जैसे भारत पाकिस्तान कश्मीर, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, कश्मीर के लिए उलझते हैं, इस एरिया के लिए दोनों देश उलझते हैं। इसका नाम है नगोर्नो कारबाख। ये एरिया क्या है और इसकी कहानी क्या है, झगड़ा क्यों है इस पर? देखिए, अगर इतिहास में देखें तो ये रीजन जो है, जिसको साउथ कॉकेशियन स्टेट्स कहते हैं या रूसी उसको ट्रांस कॉकेशिया कहते थे, ये कभी भी आर्मीनियन, जॉर्जियन और अजरबैजानी नहीं थे। कुछ पार्ट था जहां इन आर्मीनियाई मूल के, जॉर्जियन मूल के और अजरबैजानी मूल के लोग रहते थे, लेकिन वो ज़्यादातर अगर आप पार्ट देखेंगे तो वो इस तरह से बने हुए थे कि जितने भी स्टेट्स थे उनमें प्रिडोमिनेंट उनका नहीं था। आज वो आर्मीनिया में आके बस गए हैं जो आर्मीनियाई भाषी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो जॉर्जियाई भाषी हैं वो जॉर्जिया में बस गए, और जो बाकी जो अजेरी मूल के हैं, जो अपने आप को शिया संप्रदाय से ज़्यादा जुड़ा मानते हैं और सुन्नी कम है, जिनका ईरान से भी संबंध है, तो ये पूरी कॉन्टिगुअस टेरिटरी थी, लोग का आना जाना लगा रहता था। चूंकि कोई बहुत साफ सीमाएं नहीं थी, तो एक उसका पार्ट जो है आर्मीनियाई लोगों का पार्ट, वो अजरबैजानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वहाँ सबसे पहले आर्मीनियाई बताते हैं कि वो वहाँ से ओरिजिनेट किए, फिर इधर आए, और आज भी जो नगोर्नो काराबाख है वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्मीनियन रहते थे, 1,20,000 करीब। अभी जो 2023 में उनको वहाँ से भगाया गया, जो अब आके बस गए हैं आर्मीनिया में। तो वो पूरा रीजन जो है नगोर्नो काराबाख के चलते अजरबैजानी और आर्मीनियाई लोगों की लड़ाई रही है, इतिहास में भी अगर आप देखें। इनफैक्ट ये जो एरिया आप बता रहे हैं, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, यहाँ पर एक पुराना शहर भी मिला है जो आर्मीनियाई है। लेकिन अब मैं चाहूँगा जब नक्शा लगे लोग उसमें देखें कि किस तरह ये जो एरिया है अब बिल्कुल आर्मीनिया के अंदर है, लेकिन इसमें अजरबैजानी भी रहते हैं। तो ये बहुत कठिन है ना सर समझना। कश्मीर को लेकर हम फिर भी ऐसे समझ लेते हैं कि वो हिंदुस्तान के एकदम ऊपरी हिस्से में है और पाकिस्तान एक तरफ है, हिंदुस्तान एक तरफ है। किसी के अंदर कुछ इस तरह नहीं है कि इस मूल के लोग इधर ज्यादा रह रहे हैं संख्या में कम। इतनी खिचड़ी है। तो ये खिचड़ी बनी कब थी एक्चुअली पहले? देखिए, नगोर्नो काराबाख अगर शब्द समझें, हाँ, तो ये पर्शियाई मूल का शब्द है। नगोर्नो का मतलब होता है गार्डन, और काराबाख अगर आप उसको पर्शियन में देखें तो कारा मतलब काला, बाख मतलब बाग। अच्छा, तो काला बाग है, तो नगोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। आर्मीनियन इसको अर्थसाख कहते हैं, और पूरे रीजन में नगोर्नो काराबाख के नाम से फेमस है। रूसी भी इसको नगोर्नो काराबाख ही कहते थे। अर्थसाख आर्मीनियंस इसलिए कहते हैं कि इतिहास में उनका कभी अर्थसाख नाम का एक रूल वहाँ हुआ करता था। लेकिन टेरिटोरियली अगर आप देखें तो नगोर्नो काराबाख पहाड़ी है, हाँ बिल्कुल, जिसके चारों तरफ अजरबैजान है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स। जो प्लेन्स हैं वहाँ पे नॉन क्रिश्चियंस या नॉन आर्मीनियंस रहते थे। अच्छा, तो और इतिहास में भी अगर देखें तो कभी भी नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया में मिलाने की गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि सब तो एक ही थे, एक ही तरह के लोग थे। और लेकिन जैसे जैसे ये लगने लगा कि अब ये इंडिपेंडेंट होंगे, तब से वहां से इनके आइडेंटिटी मूवमेंट शुरू हुए। और
अजरबैजानी लोगों का और आर्मीनियाई लोगों का की जो आइडेंटिटी, मॉडर्न आइडेंटिटी शेप हुई है, खासकर 1980 के दशक के बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, 88 ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका होने लगे थे, तो खुलापन आया था, एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात होने लगी थी, तब से ये डिमांड जोड़ पकड़ने लगा। तो 88 के करीब आते आते ये माना जाने लगा कि अब नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया में मिला दिया जाए। और उसके कारण भी थे, जो वैध भी था, कहीं अगर आप परमानेंट बॉर्डर्स नहीं हैं तो आप मिला सकते थे। लेकिन अब हर राज्य को, हर नेशन को, हर राष्ट्र को एक दूसरा चाहिए होता है, अदराइजेशन जिसको हम कहते हैं। उस अदराइजेशन प्रोसेस में जैसे हमने तो नहीं, पाकिस्तानियों ने खासकर भारत को अदर किया हुआ है कि हम उनके जैसे नहीं हैं यहां भी, और वो उनकी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन जाता है। कई बार उनके कोर्ट रूलिंग में आता है, या हम भी कहते हैं कि अरे ये पाकिस्तान थोड़ी है। और वो आइडेंटिटी का जो बेसिस बना, वो मॉडर्न नेशन स्टेट अजरबैजानी और इंडियन नेशन स्टेट की आइडेंटिटी आधार बना। तो आप जो कह रहे थे कि उस तरफ अजरबैजान है, मतलब ईस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ आर्मीनिया, ये कभी अजरबैजानी आर्मीनियन थे ही नहीं। 1917 में पहली बार जब एक पावर वैक्यूम हुआ, ज़ारशाही खत्म होने के बाद और बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो ये रीजन को थोड़ा इंडिपेंडेंस का फीलिंग हुआ। लेकिन जाहिर है स्टेट नहीं बन पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बनाने के लिए आपको एक आर्मी चाहिए, एक रेवेन्यू सिस्टम चाहिए, एक इतिहास चाहिए। टोक के पूछ रहा हूँ, ज़ारशाही गिरने के बाद आर्मेनिया अजरबैजान के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि अब कुछ किया जा सकता है, हम आज़ाद हो सकते हैं। मगर 2-1 साल के अंदर जब रूसी क्रांति हो गई तो ये एक बार फिर रशियन बियर के कब्जे में आ गए। बिल्कुल। ओके। और 1917 में जब एक पावर वैक्यूम हुआ, तो यहाँ के लोगों को लगने लगा कि शायद स्वतंत्रता मिल सकती है, क्योंकि और इन तीनों का राज अगर आप देखें रिलीजियस आधार जो है, ये जो है आपके जॉर्जियंस, इनका अलग चर्च है, आर्मीनियंस के अलग चर्च हैं, जो आर्मीनियन एपिस्कोपल चर्च कहते हैं वो हैं, और जो अजरबैजानी हैं वो तो इस्लाम संप्रदाय के हैं। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि ये तीनों रीजन्स के जो कस्टम्स, रिचुअल्स हैं, वो सब बराबर हैं। जैसे इन तीनों रीजन में इस्लाम के हिसाब से 40 दिन का मोर्निंग मनाया जाता है, तो अजरबैजान में तो समझ में आता है, लेकिन ये जॉर्जियंस और आर्मेनियंस भी ये करते हैं 40 दिन का मोर्निंग। और उसके बाद जो सबसे अजीब है इस्लाम के हिसाब से, कि 40वें दिन ये फीस्ट करते हैं, जिसमें ये वोदका, जो वहाँ का लोकल मादक पेय है, वो पीते हैं और खाना खाते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो इंटरमिक्सिंग दिखाती है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और अभी भी आप देखेंगे ना, तो धर्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अभी भी लोग एक दूसरे को ये मानते हैं कि हम एक ही लोग हैं। अजरबैजान में भी जाएं तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स या हार्डकोर मुस्लिम जो कहते हैं, जो जिस तरह से ईरान में है या सऊदी अरब में, वैसे नहीं है। वो नाम को, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग करते हैं, लेकिन धर्म का अनुपालन जितना माना जाता है कि तुर्की में या ईरान में होता है, वो वहाँ नहीं, उतना नहीं। नगोर्नो काराबाख को मैं देख रहा था, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, बड़ा खूबसूरत भी है। हाँ, है ना। और मेरा ख्याल है कि जिन इलाकों में पहाड़ हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं कि सीमाएं तय नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर युद्ध भी हुए हैं सर, और थोड़ा मैं युद्ध के बारे में समझना चाहूँगा। ये जो जंग हुई इस एरिया को लेकर, क्या स्टेटस बदलता रहा है इस एरिया का, कि कभी ये किसी के पास, कभी किसी के पास रहा? क्योंकि ऐसे मैं जोड़ देता हूँ, जब रूसी क्रांति हुई तो सबसे पहले तो ये तय हुआ इस इलाके पर झगड़ा है आर्मेनिया अजरबैजान का, तो रूस ने तय किया कि ये एरिया थोड़ा सा ऑटोनोमस रहेगा, तो उन्होंने उसे ऑटोनॉमी दी। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन देखिए, इस पूरे रीजन में मैंने कहा कि पहले जब ऑटोमन्स थे, पर्शियंस थे, बाद में रशियंस आए, तो बाउंड्री बनी हुई नहीं थी। इनके नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। पहली चीज़, कहीं पहाड़ी है, उसके बीच से रास्ता है, तो वो रास्ता बन गया। वैसी पहाड़ी वहाँ 500 और हैं। तो अगर टेरिटोरियली डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं थे, अगर बाद में इनको स्वतंत्रता मिली, तो बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्टिंग होने लगे। और जैसे जैसे
इनके राज्य की डिमांड होने लगी, लोग आके ये नेशनलिज्म की फीलिंग होने लगी, जैसे रूस में होने लगा था, तो यहाँ वो डिमांड्स बढ़ने लगी। अब चलिए, जॉर्जिया और आर्मीनिया का बॉर्डर्स डिफाइंड है, और जॉर्जिया और आर्मीनिया के लोग भी आपस में एक दूसरे को भाई मानते हैं, भाई बहनों जैसा है, क्योंकि एक तो क्रिश्चियन रहे हैं और रूस से उनका लगाव रहा है हिस्टोरिकली, अब तो वो कम हो गया है। तो रीजनली डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं थे। आप यही मानिए कि 1920 के आसपास, 100 साल पहले लगभग, पूरे आर्मीनिया, जो प्रेजेंट डे आर्मीनिया जो बॉर्डर्स में है, उसमें करीब 50 से 60% ही आर्मीनियंस रहते थे। बाकी इस्लाम, दुरूज, कुर्द्स, ये सारे रहते थे। और आज भी येरेवान का जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, उसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, और वो आज भी खुला है, आज भी वो सब बहुत प्रिजर्व करके उन्होंने रखा हुआ है। तो ये कॉन्टिग्यूटी थी, नेशनल कॉन्टिग्यूटी, रिलीजियस कॉन्टिग्यूटी, और उस लिहाज से बॉर्डर्स का इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन जब 1917 के बाद यहाँ बॉर्डर्स, या 1917 के बाद जब ये, जो मैंने कहा 1917 से 19 के बीच, जो इनको जो एक फ्रीडम का एहसास हुआ, और ये मनाने लगे कि इतिहास में जिस तरह कभी एक आर्मीनियाई राज्य होता था, अब बनाएंगे हाँ, अब बनाएंगे हम, अब्बासिद राज्य होता था, अब बनाएंगे हम, जॉर्जिया में जो रूल होता था, और जॉर्जियंस तो ये मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस हैं इस रीजन में, उनका रूल बनेगा। तो उस हिसाब से एक नैरेटिव, एक हिस्ट्री डेवलप होने लगी। लेकिन हाँ, 1919-20 आते आते तक फिर से बोल्शेविक या रूसी जो सोवियत्स थे, हालांकि सोवियत यूनियन बना नहीं था 1920 तक, 1922-23 के आसपास सोवियत यूनियन की संज्ञा दी गई, तो रेड आर्मी घुस गई, उन्होंने वो अपना आधिपत्य किया, और इनके पास तो ना रिसोर्सेज थे, ना स्टेट थी, ना आर्मी थे। ये हार गए। हारने का मतलब ही नहीं था, वो चलते फिरते चले। हाँ, बस जब तक कोई आया नहीं था तब तक पिकनिक हुई, उसके खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कैप्चर कर लिया और उसको अपने आधिपत्य में ले लिया। सही है। दोनों रशिया का हिस्सा रहे हैं, मतलब सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की भी कोई देन रही है? रशिया की काफ़ी देन रही है। आप ये मान लीजिए, अजरबैजान में खासकर बाकू और उसके आसपास बहुत सारे गैस के भंडार हैं पूरे अजरबैजान में, और कैस्पियन सी में गैस और ऑयल दोनों है उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो पूरे रीजन में ये अपने आप को प्रोमिनेंट मानते रहे, और हुआ यूं कि चूंकि अजरबैजान के पास ऑयल रिसोर्सेज थे, गैस रिसोर्सेज थे, अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, लेकिन अब इंटरेस्ट भी बहुत थे, जो अंग्रेजी में कहते हैं कर्स ऑफ द रिसोर्सेज या रिसोर्स कर्स, वो अजरबैजान के साथ थी। 1991 के बाद यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही। एक मुतालिबोव नाम के एक व्यक्ति ने शासन संभाला, उन्हीं के परिवार का राज रहा। हाँ, उनके परिवार का 1-2 साल तक ही राज रहा उन्होंने, लेकिन वो वॉरलॉर्ड की तरह हो गए, और बहुत सारे वॉरलॉर्ड भी बन गए वहाँ। तो अनिश्चितता रही, अशांति रही, रिसोर्सेस के प्रति जो कंट्रोल का था वो रहता था कि हम रिसोर्सेस कंट्रोल कर देंगे। लेकिन इस अशांति के बीच वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने डिसाइड किया, अजरबैजान के इंटेलेक्चुअल्स ने, कि हमें स्थिरता चाहिए। तो उन्होंने एक, जो पूर्व सोवियत संघ में एक व्यक्ति थे, जो उनके प्रेसिडियम के सुप्रीम सोवियत के लीडर थे, और बाद में वहाँ रूल भी मतलब कई दिनों तक वो सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति रहे, लेकिन चूंकि वहाँ उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला सोवियत संघ के, तो वो चले गए नक्शचीवान में, और नक्शचीवानी फैमिली कहा जाने लगा। जो इल्हाम अलीयेव अभी प्रेसिडेंट हैं, उनके फादर हैदर अलीयेव, उनको बुलाया गया, चूंकि वो नेटवर्क अच्छा था उनका पूर्व सोवियत संघ में रूसियों के साथ भी, तो उनको वहां पहले स्पीकर बनाया गया, बाद में राष्ट्रपति बनाया गया। तो उन्हीं के परिवार का 1993 के बाद वो चला आ रहा। ठीक है। तो अजरबैजान की तो ये स्थिति है। वैसे आप देखेंगे अगर अजरबैजान को, तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है, समझ में आता है कि थोड़ा सा वो इस्तांबुल लगेगा, और थोड़ा वो जब पैसा आ गया है तो एकदम एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत है, सड़क किनारे इमारतें बड़ी शानदार हैं, तो पैसे के हिसाब से बड़ा मजबूत देश है। इधर इसकी क्या स्थिति आर्मेनिया की? गरीब है, अमीर है, क्या है? देखिए, आर्मेनिया जो है वो बहुत अमीर राज्य नहीं है। एक तो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, न तेल है, न
पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। लेकिन आर्मीनिया के बारे में ये कहा जाता है कि आर्मीनिया से ज़्यादा आर्मेनियाई आर्मीनिया के बाहर रहते हैं। हाँ, डायस्पोरा कम्युनिटी बहुत बड़ी है। माना ये भी जाता है करीब 12 लाख लोग तो सिर्फ रूस में ही रहते हैं, प्रेजेंट डे रशिया जो है। उसके अलावा फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक डायस्पोरा कम्युनिटी बनाया हुआ है। तो कहा यह भी जाता है कि यहूदियों के बाद या इजरायलियों के बाद ये सबसे बड़ा तबका है जो डायस्पोरा कम्युनिटी है। तो उनसे एड आता है। लेकिन जाहिर है आप डायस्पोरा से एक राज्य नहीं चला सकते हैं। यहाँ भी यही होता है। और इनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं, जैसे इनकी सिक्योरिटी अभी भी रूस के हाथों में है। कई मामलों में रूस का एक बहुत बड़ा जो आप आर्म फोर्सेस का एक जगह है गुमरी, वहाँ बेस्ड है, जहाँ करीब 10,000 के करीब 10,000 ऑड रूसी सोल्जर्स रहते हैं। जो तुर्की और आर्मीनिया का बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है रशियन ट्रूप्स। ईरान और आर्मीनिया का बॉर्डर भी करते थे, लेकिन अब शायद वहाँ से बॉर्डर पोस्ट हटा दिया गया है। वहाँ का जितना पावर जनरेशन प्लांट है वो कंट्रोल करता है पूरी तरह से रूस। और जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी रूस के कब्जे में है। तो पावर जनरेशन अगर उनके पास है, बैंक उनके पास है, लगभग सिक्योरिटी कंट्रोल उनके पास है, तो आर्मीनिया का कुछ रह नहीं तो जाता। उसका प्रभाव हम समझ ही सकते हैं। रूस का बहुत सारे एड मिलते हैं इनको रूस से। अब धीरे धीरे वो कम होने लगे हैं। तो एक तरह से रूसी डोमिनेंस आर्मीनिया में खासकर रहा है। लेकिन हाल विगत 2020 के बाद बस उसी पे आ रहा हूँ। जी। और उसे यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ कि हम नागोर्नो कराबाख की बात कर रहे थे। हमने ये भी बात की अभी कि इस पर एक विवाद था। जब ज़ारशाही हटी और जब रेड आर्मी आई, इसके बीच में ये विवाद थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि तब क्लैरिटी आने लगी कि भाई हम तो अलग अलग लोग हैं, चलो अलग बनते हैं। लेकिन फिर ये रशियंस ने आने के बाद कर दिया कि जो नागोर्नो कराबाख है ये रहेगा अजरबैजान के पास, लेकिन ऑटोनोमस रखो उसको। अब मैं समझना चाह रहा हूँ, फिर इसमें रूस की एंट्री होगी, कि किस साल में ऐसा हुआ कि ये फिर से आर्मीनिया के पास आ गया था, और फिर किस साल में ऐसा हुआ कि ये फिर से चला गया अजरबैजान के पास। देखिए, अजरबैजान और 1991 के बाद अजरबैजान और आर्मीनिया में युद्ध हुआ पहली बार, जो करीब 93 तक चला। हम तो ये मानते हैं कि 88 से 93 तक चला, करीब 5 साल। हालांकि जो मेजर फेज ऑफ वॉर था वो सोवियत विघटन के बाद हुआ था, 1991 के बाद। उस समय क्या हुआ कि चूंकि वहाँ इंस्टेबिलिटी थी अजरबैजान में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी और अनिश्चितता बहुत थी, इसलिए जो ज़्यादातर लोग थे वो ये मानते थे कि आर्मीनियंस हैं, इनको आर्मीनिया में ही रहना चाहिए। हालांकि अजरबैजानी इसका विरोध करते थे। और आर्मीनिया उस समय पावरफुल था। पावरफुल इसलिए था कि रूसी सहयोग बहुत मिलता था उनको। कहा तो ये भी जाता है कि जब रूसी सेना वापस जा रही थी रूस में वापस, तो जो रूसी मूल के लोग थे उन्होंने अपने इनको शस्त्र किराए पे दे दिया था। बहुतों ने तो बेच भी दिया था, क्योंकि उस समय सैलरी नहीं मिल रही थी, बहुत इंस्टेबिलिटी थी। तो आर्मीनिया पावरफुल हो गया। और यहाँ चूंकि एक सिविल वॉर जैसा माहौल था, खासकर 91 से 93 के बीच, तो अनिश्चितता का फायदा उठाया आर्मीनियंस ने। अच्छा। और इन्होंने नागोर्नो कराबाख को फिजिकली कैप्चर कर लिया। न सिर्फ नागोर्नो कराबाख को, बल्कि उसके आसपास के इलाकों को भी कैप्चर कर लिया। तो पूरा नक्शा बदल दिया अजरबैजान का। तो 2020 तक अगर आप मैप देखें तो करीब 12 से 15% नागोर्नो कराबाख के अलावा अजरबैजान की भूमि आर्मीनिया के कब्जे में थी। यहाँ तक है अजरबैजान डिफेंसिव। जी। और नागोर्नो कराबाख में 1991 तक 75% ही आर्मीनियंस थे, यानी 25% अजरबैजानी थे। लेकिन जब दंगे शुरू हुए, बहुत सारे दंगे हुए, बाकू में हुए, सुमगैत में हुए, यहाँ भी जो स्तेपनाकार थे वहाँ दंगे हुए, वहाँ से अजरबैजानियों को मार के भगाया गया। तो जो डेमोग्राफी थी वो चेंज हो गई, जो ज्योग्राफी थी वो आर्मीनिया के फेवर में आ गई। तो और उन पर उनका कंट्रोल रहा पूरी तरह से, उन पर काबिज। फिर आया 2020। फिर आया 2020 जो सेकंड नागोर्नो कराबाख या कराबाख वॉर था। उन्होंने 44 दिन का युद्ध हुआ और सितंबर से नवंबर तक चला। उसमें अपने आप पे अजरबैजानियों ने आर्मीनियंस को हराया
और जो कंटिगुअस एरिया था, जो नागोर्नो काराबाख पहाड़ी के नीचे वाली जो तराई रीजन थी, उसको उन्होंने कैप्चर किया। जो आर्मीनियाई नागोर्नो काराबाख पहाड़ी के नीचे वाला जो एरिया था, जहां अजरबैजानी मूलतः ज़्यादा रहते थे लेकिन उनको भी हटाया गया था, वो रीजन को उन्होंने 44 दिन की लड़ाई के बाद वापस ले लिया। उसके बाद ये एक अकॉर्ड हुआ, एक तरह समझौता हुआ आर्मीनियंस में और अजरबैजानीज में, कि हम आपको एक रास्ता देंगे जो मेन लैंड आर्मीनिया है उससे नगोर्नो काराबाख का अनइम्पीडेड एक्सेस हो गया, यानी आप जा सकते हैं। एक गलियारा देंगे एक आपको? गलियारा देंगे, जी जी। उसको लाचिन गलियारा कहते हैं, लाचिन कॉरिडोर कहते हैं। 32 किलोमीटर दूर है। 32 किलोमीटर, एग्जैक्टली 32 किलोमीटर दूर है आर्मीनिया से, नगोर्नो काराबाख से। और पहाड़ी, पहले तो प्लेन है, फिर पहाड़ के ऊपर से तो वो कहा कि एक सड़क बना लो आप अपनी। एक सड़क पहले से एग्जिस्ट करती थी, गलियारा है, नेचुरल गलियारा है, और वही एक गलियारा है जिससे आप नगोर्नो काराबाख पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं, उनके कैपिटल और जो तो सरेंडर करने के बाद आर्मेनिया ने इस जंग में ये बात मान ली। ये बात मान ली, ठीक है। और वहां पर रूसियों को कहा गया, करीब 1000 रूसी ट्रूप्स आए और उन्होंने मीडिएट कराया रूसियों ने कि ये जो गलियारा है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें सिविलियन सप्लाईज चालू रहेंगी और खाना रसद ये सब जो आता जाता रहेगा। लेकिन 2022 में अजरबैजानीज ने देखा ये तो फंस गए हैं यूक्रेन वॉर में, कोविड का दौर भी चल रहा था, जो रिसीड हो रहा था, तो एक अनिश्चितता थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 तक इस पूरे लाचिन कॉरिडोर को उन्होंने घेर लिया। और जाहिर है जो माल रसद सप्लाई होता था वो बंद हो गया, वहाँ भुखमरी होने लगी, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए आर्मीनिया में, लेकिन इन्होंने रास्ता नहीं दिया। अल्टीमेटली इन्होंने दूसरे तरफ से पहाड़ियों के रास्ते से अपनी सेनाओं को भेजना शुरू किया, और अचानक ऐसा हुआ केओस जैसा कि उनको दिया गया 24 घंटे का नोटिस कि आप खाली कर दीजिए। हालांकि ऑफिशियली नहीं किया था, लेकिन चूंकि वहाँ के सारे लोग आर्मीनियन थे जो अजरबैजान का विरोध करते थे और अजरबैजानी आर्मी के साथ नहीं थे, उन्होंने देखा कि अब अजरबैजानी आर्मी आ रही है, तो करीब 1 लाख लोग आप माने 5 दिन में, आर्मेनियंस 1 लाख आर्मीनियंस नगोर्नो काराबाख से छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। छोड़कर वो उन्हें, तो यूट्यूब पर वीडियोस बिखरे पड़े हैं, बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति थी। कोई हथियार नहीं है उनके पास, बहुत गरीब लोग हैं। इनफैक्ट मैं वो भी देख रहा था कि घर से जैसे वो निकले हैं, उन्होंने अपने घरों में खुद आग लगा दी बहुत लोगों ने, और जो बूढ़े थे जो जिनको लेके नहीं आ सकते तो उनको वहां छोड़ना पड़ा। और यही नहीं, जब वो आए, आप इमेजिन कीजिए 32 लाख पॉपुलेशन है आर्मीनिया के, वहाँ 1 लाख लोग और आ जाएं तो आप, और ऐसे ही रिसोर्सलेस स्टेट है वो, बहुत तो वो लोग मेन लैंड आर्मेनिया में चले गए उनकी टेरिटरी में, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स में आ गए, और वहाँ आके वो ठीक बस गए। कहीं टेंट बसाया गया, इंटरनेशनल एड एजेंसी आए, जाहिर है, लेकिन वो घर छोड़ के आए थे। बिल्कुल। तो सर आर्मेनिया के वो पुराने जख्म भी हरे हुए होंगे, क्योंकि आर्मेनियन नरसंहार के बारे में इतना पढ़ा जाता है और टर्की कभी उसे उन तो करता नहीं है। और अब मैं यहाँ पर अब शामिल करना चाहूँगा जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है इसके अंदर। रशिया ने साथ नहीं दिया आर्मेनिया का इस युद्ध में, जबकि आर्मेनिया को बड़ी उम्मीद थी रशिया से कि वो साथ देगा। हालांकि जॉर्जिया ने जो है थोड़ा सा स्टैंड लिया, आर्मेनिया को थोड़ा सपोर्ट किया। इधर अजरबैजान का खुलकर साथ टर्की ने दिया, क्योंकि दोनों ही मुल्क जो है तुर्क हैं। ईरान मुसलमान होने के बावजूद अजरबैजान के साथ नहीं गया, टर्की के साथ नहीं गया, बल्कि थोड़ा सा आर्मेनिया के पक्ष में खड़ा रहा। ये जो अब इस मतलब रीजन की जो भूल भुलैया है कूटनीतिक, अब थोड़ा इस पहेली को सुलझाइए आप। देखिए, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रीजन रहा है। अगर आप देखें तो आर्मीनिया, जो प्रेजेंट डे आर्मीनिया देखते हैं, हम कहते हैं उसको आर्मीनियाई ये मानते हैं कि ये ईस्ट आर्मीनिया है। अच्छा। बहुत सारे आर्मीनियाई मूल के लोग ऑटोमन एम्पायर में, और ये पार्ट है रशियन एम्पायर का पार्ट है या सोवियत यूनियन का पार्ट रहा है। बहुत सारे आर्मीनियन, जो मेजॉरिटी आर्मीनियंस थे, वो ऑटोमन एम्पायर में, तुर्की जो प्रेजेंट डे तुर्की, उसमें रहते थे, तो वो वेस्टर्न आर्मीनिया कहते हैं। और जो आर्मीनियंस अपना पुराना मैप दिखाते हैं उसमें आप पाएंगे कि ब्लैक सी तक और इधर लगभग सीरिया के बॉर्डर तक, तुर्की सीरिया के बॉर्डर तक, ये मानते हैं कि आर्मीनियाई लोग रहते थे और मेजॉरिटी आर्मीनियंस थे। उसमें थोड़ा असत्य भी है, लेकिन ये सही है कि जो ईस्टर्न तुर्की है
जो एनातोलिया रीजन कहते हैं उसको, वहाँ ऑटोमन्स बहुत रहते थे। लेकिन जब ऑटोमन शासन खत्म होने लगा तो वहाँ पर अट्रॉसिटीज बढ़ गई इनके खिलाफ, आर्मेनियाओं के खिलाफ, आर्मीनियंस के खिलाफ, असीरियंस के खिलाफ और ग्रीक्स के खिलाफ। चूंकि ये तीनों जो है वो तुर्की के शासन में रहना नहीं चाहते थे, जो खलीफा का शासन नहीं था। खलीफा तो का पावर खत्म हो गया था, यंग टर्क्स आए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खलीफा शक्तिहीन हो गए थे। एक यंग टर्क्स आए थे, उन्होंने भी वो नीति जारी रखी जो खलीफाओं ने या ऑटोमन के रूलर्स ने किया था। तो और कुछ आर्मीनियाई मूल के लोग थे जो रूस को सपोर्ट करने लगे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और वो मुखबिर थे, उनको सपोर्ट करते थे, यहाँ सबोटाज करते थे, टेररिस्ट थे। तो इसके चलते पूरा जो ऑटोमन रूल का, जो आप कहें यंग टर्क्स का जो मूवमेंट था, वो आर्मीनियंस को शक की निगाह से देखने लगा कि ये जो है रूस का साथ दे रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हाँ। और इधर के आर्मीनिया सपोर्ट करते ही थे उनको कि आ जाओ हमसे मिल जाओ, हम सपोर्ट करेंगे। रूसी भी उनको कई हद तक, कुछ हद तक सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा पोग्रोम किया, मतलब आप यूं कहें कि बहुत लोगों को तो मार दिया। इसमें सत्यता है, इसमें कोई असत्य नहीं। आर्मीनियंस को मारा है और उस वक्त के टर्की हाँ, ने। और जिनको वो मार नहीं पाए, उनको लगा कि बहुत ज्यादा हंगामा होगा, हार भी सकते हैं युद्ध में, उसके बाद क्या होगा। तो बहुत से आर्मीनियंस को इन्होंने बिना खाना पीना के सीरिया के डेजर्ट्स में छोड़ दिया। तो करीब 60 से 70% बूढ़े बच्चे वो सीरिया के डेजर्ट में बिना पानी खाना के, तकरीबन 12 लाख का आंकड़ा है मरने वालों का उस वक्त। वो आर्मीनियंस कहते हैं 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग, 15 लाख लोग मरे थे। और वो ज्यादातर मरे थे, वो मारने से नहीं मरे थे, वो सीरिया के डेजर्ट में उनको धकेल दिया गया था, वहां जाके वो मर गए। कुछ लोगों को वहां लोगों को मारने लगा। अभी भी आर्मीनियाई मूल के लोग कुछ रहते हैं उस रीजन में, लेकिन अब अभी अपने आप को आर्मीनियंस नहीं कहते हैं, वो टर्की क्रिश्चियंस कहते हैं। खैर, ये तो अभी की बात है। तो उस समय 1915 में मानते हैं कि एक जेनोसाइड हुआ था, जिसमें ऑटोमन रूलर्स ने और आर्मीनियंस का बुरा किया, बहुत दुर्व्यवहार किया, मारा, एथनिक क्लेंजिंग की, जो सत्य है। लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि 8 से 10 लाख लोग ही मरे थे, 15 लाख ये कहते हैं। और आर्मीनिया में बहुत बड़ा चीज, अगर नेशनल आइडेंटिटी अगर आप माने, तो आर्मीनियंस का तुर्कों के खिलाफ सिर्फ इसी बात से है कि आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ था। और आप अगर किसी आर्मीनियाई से दोस्ती करना चाहते हैं तो उसको बोलिए कि आई सिंपैथाइज विथ यू फॉर द आर्मीनियन जेनोसाइड, तो वो आपका दोस्त हो जाएगा, मतलब एक आइस ब्रेकर होगा। तो उनके जहन पे आज भी बहुत बड़ा है। टर्क्स को पसंद नहीं करते, तुर्की को पसंद नहीं करते मॉडर्न डे, क्योंकि तुर्की एक्नॉलेज नहीं करता है कि मैसेकर हुआ था। वो कहते हैं कि लोग मरे थे, जाहिर है वॉर हुआ था तो लोग मरे थे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन जानबूझ के किसी को आर्मीनियन मान के हमने मैसेकर नहीं किया था, मारा नहीं था। ठीक है। और भी प्लेयर्स हैं इस गेम में। तो टर्की के साथ तो आर्मेनिया का ये खेल हुआ है। अजरबैजान के साथ झगड़ा क्यों, ये भी हमें पता है। जॉर्जिया के साथ भाईचारा आपने बता दिया, क्रिश्चियंस हैं, एक ही सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, तो ठीक ठाक चल रहा है। ईरान के साथ दोस्ती कैसे हुई? ईरान के साथ दोस्ती बाय डिफॉल्ट है इनकी, और उसका कारण ये है कि एक तो अजरबैजानी जो है वो तुर्की को अपना भाई कहते हैं, और अजरबैजानी भाषा और तुर्की की भाषा लगभग एक है। तुर्की के लोग कहते हैं कि ये एक अपभ्रंश है, डायलेक्ट है उनकी भाषा का, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट भाषा है अजरबैजानी। और तुर्की के लोग ये मानते हैं कि ये भी टर्क्स हैं, अजेरी नाम से जाने जाते हैं, अजरबैजान के लोग हैं ये। लेकिन ईरान के लोग जो हैं वो पर्शियन हैं, फारसी भाषी हैं, इसलिए वो पर्शियन अजरबैजानी हैं, हम टर्की का अजरबैजानी। तो वो भाषा का डिवाइड है, धर्म का डिवाइड नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि वो उतने धर्मनिष्ठ नहीं हैं जितने ईरानियंस हैं, मॉडर्न डे ईरानियंस हैं। तो वो अपने आप को उससे भी अपने आप को अलग मानते हैं, फ्रीडम ज्यादा है, ठीक है, और कई सारी चीजों में अपने आप को भिन्न मानते हैं। तो ये कॉकेसस रीजन का खेल समझ में आ गया। अब ये बताइए सर, जब रूस समर्थन नहीं कर रहा था
आर्मीनिया का, जबकि वो हमेशा कहता रहा हम तुम्हारे साथ हैं, आज भी आप कह ही रहे हैं उनकी सेना वहां खड़ी है, तब भी नहीं लड़ने गया। भारत ने हथियार क्यों दे दिए? अजरबैजान का साथ हमने क्यों नहीं दिया? आर्मीनिया को हथियार देना मंजूर क्यों कर लिया? एक चीज मैं पहले बता दूं कि रूसियों ने उनका साथ इसलिए नहीं दिया कि वो उनके साथ लड़ना चाहते थे। रूसियों ने हमेशा अजरबैजान के बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज किया है। वो उन्होंने टॉलरेट किया है रूसी अजरबैजानियों की टेरिटरी, और ये भी रिकॉग्नाइज किया है कि वहाँ आर्मीनियंस हैं जो अजरबैजानी टेरिटरी में है। तो रूस ये कभी नहीं कहता था कि नगोर्नो काराबाग के लिए लड़ाई होगी तो हम आपका साथ देंगे। आर्मीनियंस को ये लगता था। इनफैक्ट सर, सॉरी टोक कर बोल रहा हूँ, रूसी भी मरे हैं इसमें। रूसी भी मरे हैं और रूसी मूल के लोग वहाँ रहते थे, फिर भी लड़ने नहीं गए। फिर नहीं, वो लड़ने का डिजायर नहीं था। वो कहते थे कि इसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, और इनको लगता था कि रूस जो है वो उनके लिए लड़ेगा, जो एक मिसकंसेप्शन। हाँ, लेकिन आर्मीनिया, और ये सीएसटीओ के मेंबर भी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेटो के तर्ज पर एक संस्था बनाई है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें रशिया है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान। एग्जैक्टली 2002 में। तो उनको वो भी लगता था, लेकिन रूस ने तो पहले ही कह दिया था कि ये रूसी अजरबैजानी टेरिटरी से रूसी सैनिकों का यहाँ कोई रोल नहीं है या सेना का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो दूसरा भाग था आपका कि क्यों इनकी अलगाव हुआ, अलगाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब इनको लगने लगा है कि रूस एक तो वीक हो गया है, और 2018 में एक बहुत पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ था जिसके चलते निकोल पाशिनियान वहां चुन के आए थे। और ये पहला इंसिडेंट है जब आप माने कि कोई भी नगोर्नो काराबाग का इनहैबिटेंट यहाँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, मतलब 1991 से, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट था कि जो भी वहां का आता था वहां के लोग वहां पॉपुलर हो जाते थे। अभी भी यहाँ जो सबसे पॉपुलर आदमी है निकोल पाशिनियान को 13% ही सपोर्ट है वहां का। अभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, पॉपुलर आदमी है, रूबेन वरादियान बोलते हैं, जो बिलियनर है, जो नगोर्नो काराबाग का सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट था, उसको अजरबैजानियों ने पकड़ लिया है और अभी जेल में है अजरबैजान। तो उसको छुड़ाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वापस आ गया आर्मीनिया में तो इलेक्शन जीत के वो वहां प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ओहो, ये इंटरनल पॉलिटिक्स, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो उस लिहाज से भी रूस गुस्सा था कि एक एंटी रशियन पॉपुलर लीडर वहां चुन के आया है, और वहां के लोग जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होते गए तो उनका रूसियों पर विश्वास कम होता गया, मोह भंग होता गया। और एक तो रूस की टेरिटरी से भी जुड़ा नहीं है, तो वो इमीडिएट खतरा भी नहीं है कि जो जॉर्जिया को था, जॉर्जिया पड़ता है, हाँ, कि जो बड़े अच्छे से बैलेंस करता है रूस को भी और आर्मेनिया को भी। हाँ, लेकिन जॉर्जिया के 2 प्रांतों को इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया है, साउथ ओसेटिया को, अबखाजिया को। तो और यूक्रेन से पहले तो वहाँ इनके ऊपर ही गए थे, इनके ऊपर ही गए थे। और साउथ ओसेटिया को तो अब बात हो रही है कि नॉर्थ ओसेटिया में मिला भी लेंगे, वहाँ पर रेफरेंडम होगा तो कभी भी वो मिल जाएंगे, यानी रशियन प्रेजेंस भी हो जाएगा जॉर्जिया में। हाँ, तो रही आर्मीनिया की बात, तो आर्मीनिया का उनसे अलगाव हो गया है। अब पशिनियान हो या ना हो, उनका रूस का अपना प्रभाव कम हो गया, पॉलिसी बदल चुकी है। हाँ, लेकिन जितने भी उनके डिफेंस प्लेटफॉर्म हैं, हाँ, वो सब रूसी और सोवियत ओरिजिन के हैं, जो हमारे तरह है। हाँ। तो जितने भी गन्स हैं, उनके बंदूकें हैं, वो सारे उनके प्लेटफॉर्म के हैं। तो गोली बंदूक जितने भी एम्युनिशंस होती हैं वो या तो रूस देगा या भारत जैसा देश जो उनके प्लेटफॉर्म के इक्विपमेंट्स यूज करता है। इसलिए हमने उनको बेचा। इसलिए नहीं बेचा कि हम उनको बेचना चाहते थे और बहुत ईगर थे भारत से खरीदना, हम सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। खासकर 2022 के बाद जब यूक्रेन युद्ध हुआ और उनका ध्यान बटा, उनके अपने असले एम्युनिशंस की ज़्यादा दरकार थी, तो वो दे नहीं सकते थे, और ये एक अच्छा अलगाव का मौका भी था। तो हमने किसी को, जब आप युद्ध का सामान देते हैं, एम्युनिशन देते हैं, तो आप तो ये नहीं कहते हैं ना कि इसके लिए यूज करोगे, इसके लिए नहीं यूज करोगे। पर ये हमें मालूम था। हाँ, और जब हमने बेचा हमें पता था कि आर्मीनिया का झगड़ा किन किन से है और वो कहाँ से ले सकता है। आर्मीनिया ने ऐसा नहीं है, फ्रांस से भी लिया है, और बाकायदा जॉर्जिया की सड़क से होते हुए फ्रांस की चीजें वहां पहुंची हैं। हमें भी पता था और यूरोप को भी पता है कि आर्मीनिया कहाँ यूज करेगा।
नहीं वो तो है ना, जैसे स्वीडन से हमने बोफोर्स गन लिया, उसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में हुआ, तो ऐसा थोड़ी है पाकिस्तानियों ने स्वीडन से बातचीत करना बंद कर दिया। तो वो एक आर्मीनियंस को अजरबैजान ने तो हमसे बात करना बंद कर दिया ना। हाँ, अजरबैजान का दूसरा टेक था कि इन्होंने जानबूझ के प्रोवोक किया, और वो कारण हो ना हो, यहाँ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी या पाकिस्तानी इफेक्ट भी है जो उन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अजरबैजान ने पाकिस्तान में किया। और बहुत सारे अगर आप बाकू की सड़कों पे जाएं तो हिंदुस्तानी जैसे दिखने वाले लोग जो वहाँ रहते हैं वो पाकिस्तानी है जो वहाँ काम करते हैं। तो इनके स्टेट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। टर्की के इम्पैक्ट भी है, और टर्की की इम्पैक्ट, तुर्की की जो वो ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान के काम आए भारत से संघर्ष के दौरान, वही अजरबैजान के काम आए अभी इस लड़ाई में जिसमें वो जीत गए। हाँ, तो वो एक तरह का, वो तो अपने आप को थ्री ब्रदर्स कहते हैं। हाँ, वही अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, इन्होंने थ्री ब्रदर का एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था 2022 में। तो एक तरह से अपने आप को भाई मानते हैं। उस लिहाज से भी अगर देखें तो जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इन्होंने भारत के साथ किया है, और उनका भी ये मानना है कि अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे, और भारत का भी ये मानना है कि अब एक एक्सटेंडेड नेबरहुड होगा जिसमें आर्मीनिया भी आता है, फिलीपींस भी आता है। और ये भी है कि चूंकि भारत कश्मीर के मुद्दे पर बहुत हम लोग सेंसिटिव हैं, और तुर्की हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान के फेवर में सपोर्ट करता है, तो हमें एक चेक भी था, और उसका चेक भी करना था तुर्की की पावर को। वो हमने तो साइप्रस में भी किया है, साइप्रस पे किया है, आर्मेनिया में वहां भी तुर्की की टांग फंसी हुई है। एग्जैक्टली, भारत ने साइप्रस का साथ दे दिया है। तो ये आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पिछले शो में आपको बताया भी था कि जितना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं साउथ कॉकेशस को, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान को, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो हमको देते हैं। तो उनके इस तरह की गोष्ठियों में, इस तरह के इसमें इंडिया एक फैक्टर है उनके डिस्कशंस में, जो हम शायद यहाँ कॉम्प्रिहेंड नहीं करते। और मुझे लोग पूछते भी नहीं है, याद भी नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कहाँ पढ़े हैं। एग्जैक्टली। और जब भी आर्मीनिया और अजरबैजान की वार्ताएं होती हैं तो इंडिया एक फैक्टर होता है, चाइना भी होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि भारत का महत्व वहां तक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हम एक शक्ति के रूप में वहां जाने जाते हैं। इनफैक्ट आर्मेनिया का बहुत सारा सामान जो भारत में बिकता है वो ईरान के थ्रू आता था। जी जी, और अभी भी आता है। हाँ, अभी भी आता है। हाँ, और हमने एक ट्रेड, अगर आप का सवाल आगे होगा तो उस पर बताऊंगा कि एक ट्रेड कॉरिडोर भी बन जाए, INSTC जो है, जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहते हैं। तो उसका एक आर्म ईरान के बाद कैस्पियन सी में रूस जाएगा, और एक आर्म अजरबैजान से रास्ते, मतलब सड़क रास्ते से भी जाएगा, कैस्पियन सी के भी जाएगा, और एक आर्म जो है ईरान के थ्रू आर्मीनिया जाएगा, वहां से जॉर्जिया और ब्लैक सी की भी बात है आगे। हाँ, तो वो और अपने आप को आर्मीनिया ने एक पॉलिसी के तरह दिखाया है कि क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने आप को कहता है कि हम क्रॉस रोड्स पे हैं ट्रांसपोर्टेशन। वो हमेशा था भी, हाँ, इतिहास में भी था वो। एग्जैक्टली। तो वो उसको प्रमोट कर रहा है कि हम, और उससे रेवेन्यू आएगा। हम है चौराहा हमसे होके गुजरिए, इतिहास में भी थे, आगे भी होना चाहते हैं। और जो रेवेन्यू आएगा, जैसे ट्रेड से रेवेन्यू आएगा, तो है। जो गैस ऑयल पाइपलाइन होगा अजरबैजान से, अभी जो वार्ताएं उनके थ्रू गैस पाइपलाइन बनेंगी, वो रेवेन्यू आएगा। सही। और अपने आप को एक तरह से उनको रिवाइव करने का मौका है। और हम चाहते हैं कि सब कुछ करें, टर्की को बचा के निकलें। जी, टर्की को बचा यहाँ से हम साइप्रस की तरफ से जा रहे हैं, टर्की को बचा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तो जो हुआ है ना, जैसे अभी हाल में 1 महीने पहले आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है निकोल पाशिनियान, वो तुर्की गए थे। वहाँ के प्रेसिडेंट से मिला, अर्दवान से मिले। उन्होंने अर्दवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको हमसे संबंध बनाना है तो पहले अजरबैजान से दोस्ती कीजिए, फिर ये हो। आज भी आप येरेवान के मॉल्स में जाएं या दुकानों में जाएं तो आपके जो शर्ट पैंट, यहाँ तक कि जो पावर अडाप्टर होते हैं फ़ोन के, वो भी मेड इन तुर्की होता है, जो जॉर्जिया के रास्ते आर्मीनिया आता है। उनका मसला भी ऐसा है। उनका मसला भी ऐसा है। जैसे पाकिस्तान वाले सीधा हिंदुस्तान से नहीं लेंगे, हाँ, वो दुबई से लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल वैसा है। तो आपको टर्किश कॉफी, वो सारी चीजें मिलेंगी। टर्किश सामान खरीदना है आर्मेनिया को, मगर जॉर्जिया दूसरे रास्ते से, ठीक है, पड़ोस से नहीं लेगा। जी जी, ठीक है सर। अब आ जाते हैं एग्रीमेंट पर, जिस पर ये पूरी महफिल जमी है। या ऐसा क्या है इस एग्रीमेंट में कि ट्रंप ने एकदम से जो है कह दिया कि, अच्छा हाँ, आप बताएंगे इसमें ट्रंप के नाम पर कॉरिडोर बनेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब नोबेल पीस प्राइज, तो मतलब सब कह रहे हैं कि भाई ये तो पोजीशनिंग सही है ट्रंप की, ये तो मिल सकता है यहाँ पे अब।
जी, ये जो अकॉर्ड हुआ है ये कई मामले में बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है और बहुत एक लैंडमार्क तरह का है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं, कठिनाइयां होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पार्ट जो है, अगर आप दर्शकों को दिखाएंगे, अगर हाँ। उसमें यूट्यूब में मैप में आप देखेंगे कि एक आर्मीनिया और ईरान से लगता हुआ एक कॉरिडोर है, एक लैंड का पैच है जिसको स्यूनिक रीजन बोलते हैं, जो नक्शीवान से अजरबैजान को जोड़ेगा और उसको जोड़ेगा जो जांजेगुर कॉरिडोर के नाम से वो कहते हैं। और वो नक्शीवान तक जब चला जाएगा तो नक्शीवान ऑलरेडी कनेक्टेड है तुर्की से, तो तुर्की नक्शीवान नक्शीवान अजरबैजान में ही है। नक्शीवान जो है वो अजरबैजानी एक्सक्लेव है जो ईरान, आर्मीनिया और तुर्की से घिरा हुआ है। तो ज्यादातर पार्ट इसका आर्मीनिया से जुड़ता है, लेकिन मेनलैंड अजरबैजान से इसका कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ा दूर है, ज्योग्राफिकली डिस्कनेक्टेड है। तो वो जुड़ जाएगा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका ये भी है कि अजरबैजान की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और जिस युद्ध में देख भी लिया है इन्होंने, पिछले 2-2.5 दशक में उसने आर्मेनिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खर्चा किया है और अब वो बड़ी पावर हो गया है। एक छोटा सा देश करीब 5 से 7 बिलियन यूएस डॉलर हर साल खर्च करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो जाहिर है वो बहुत पावरफुल हो गया, और इनका 500 मिलियन 1 बिलियन से ज़्यादा कभी नहीं जाता है। लेकिन ये तो है। उसके अलावा है कि अब आर्मीनिया को ये डर लगने लगा है कि अगर वो इनको वो कंसेशन नहीं देता है जांजेगुर कॉरिडोर का, नक्शीवान को जोड़ने वाला अजरबैजान से, तो ये इसको भी कैप्चर करके अपने आप में मिला लेंगे। और इसके लिए रूस से उन्होंने कई बार बात की है, हालांकि उस समय उस स्टेट में भी नहीं थे कि 2020 के बाद कि वो एनफोर्स करा सकें। लेकिन ये जांजेगुर कॉरिडोर को लेकर जो अभी समझौता हुआ है, जिसको ट्रिप का नाम दिया गया, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, उसमें इन्होंने एक बड़ी चालाकी की है आर्मीनियंस ने, कि इन्होंने अमेरिका को वहां गारंटर एक तरह से बना दिया है, और वो पूरे रूट पर 99 साल का अमेरिका को लीज दिया है कि वो वहां पर वो अपना जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी हैं वो वहां आके काम करेंगे, डिजाइन नक्शा सिर्फ उनका होगा। अभी तक तो इस तरह इन्होंने अपनी रशिया पे डिपेंडेंसी खत्म की। एग्जैक्टली। और ईरान जो कमजोर पड़ गया है उसकी तरफ उम्मीदों से देखने की बजाय सीधा अमेरिका से रिश्ता कर लिया है, जिसके बारे में इन्हें साफ पता है कि ये हमें टर्की और अजरबैजान की बढ़ते हुए प्रभाव से ये हमें बचा सकता है। जी, और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि तुर्की का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि एक तो उसने इक्विप किया, साथ कहीं ना कहीं उसने रूस को ये समझाया कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए इनके डिस्प्यूट में, और रूस वो मान गया, क्योंकि इस समय यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, उनको मध्यस्थता भी करानी है, एक वेन्यू भी हो गया है टर्की की जहाँ मध्यस्थता, तो रूस ने वो अपने आप को अलग कर लिया, इम्पोर्टेंस मिल गया टर्की को। और अब आने वाले दिनों में इसमें कई सारी जटिलताएं हैं। एक तो ईरान ने सीधा कहा है कि हम बनने ही नहीं देंगे, वो बिना लाग लपेट के काम बनने नहीं देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। दूसरा, पशिनियान जो इस समय, पहले इन्होंने 2-3 ट्रिप किया था, दुबई गए थे, तुर्की गए थे, जैसा मैंने बताया, पेरिस गए थे, वहां इन्होंने एक तरह का संवाद शुरू किया था कि ये अगर ये कॉरिडोर नहीं देंगे तो अगली लड़ाई होगी, उसमें हमारा ये भी टेरिटरी चला जाएगा, इससे अच्छा है कोई एक थर्ड पार्टी ले आ जाए, क्योंकि रूस अब इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है या रिलायबल नहीं है इनके लिए। ट्रम्प स्टेक होल्डर बनने के लिए मान भी गए। हाँ, मान भी गए, और वो उस हिसाब से दुबई में मिले, इन्होंने वार्ताएं की और ट्रम्प को या अमेरिका को इन्वॉल्व किया उन्होंने। तो इस तरह से ये कॉरिडोर बनेगा, लेकिन निकोल पशिनियान को 13% ही लोगों का सपोर्ट है। हाँ। और लोग बेहद खफा हैं इस बात को लेकर कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक कॉरिडोर बन जाए जिस पर सोवरेन, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता, सोवरेनिटी रहेगी इस पे, लेकिन ये तो अब ईरान को लगने लगा है कि अब वो कॉकेशस से दूर हो जाएगा, क्योंकि बीच में अमेरिका आ गया। इनफैक्ट 2020 में भी एक जब डील हुई थी, सीज फायर हुआ था सरेंडर के तुरंत बाद, जिसमें रशिया भी शामिल था, टर्की भी शामिल था, अजरबैजान तो जाहिर शामिल ही था, तो उस डील से भी लोग इतने खफा थे आर्मेनिया के कि वो सीधा प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस गए थे। प्रधानमंत्री का दफ्तर नहीं, संसद में घुस गए। हाँ, और वो तो नाराजगी बहुत है, और इस डील से भी वो नाराजगी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पर वही पॉलिटिक्स शुरू होगी, नेशनलिज्म वाली।
तो और ये प्री डील है, मतलब अभी मोडालिटीज वर्कआउट नहीं की गई, एक तरह से ब्रॉडर प्रिंसिपल पे या इन प्रिंसिपल अग्री किया उन्होंने कि ऐसा होगा। इसके जो निटिग्रिटीज होंगे, जब जब डिटेल्स में जाएंगे, तब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में द डेविल इज इन द डिटेल्स, तब वो डिटेल्स में जब जाएंगे तब प्रॉब्लम शुरू होगी, और तब वहाँ आर्मीनिया में बहुत प्रोटेस्ट होगा। 2008 में, इस संदर्भ में मैं बता दूं कि 2008 में तुर्की की टीम, फुटबॉल टीम आई येरेवान में क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, आई एम सॉरी, फुटबॉल खेलने आई, और वहां पर लोगों ने दंगा कर दिया कि ये यहाँ कैसे हो सकता है भाई। और वहां के पार्लियामेंट में घुस के सड़कों पर प्रदर्शन होने लगा। तो इस टाइप का सेंटिमेंट्स भी है वहां। जाहिर है वहां लोग एनकैश करेंगे इसको, निकोल पशिनियान के खिलाफ यूज करेंगे। आर्मेनिया के लोगों के अंदर कितना डर होगा इस वक्त, कितना संशय होगा उन्हें कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी टेरिटरी खो दी उन्होंने अब ताज़ा, और इसलिए अमेरिका को ले आना तो उनकी फिर बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। देखिए 10 साल से मैं आर्मीनियन पॉलिटिक्स या साउथ कॉकेशियन पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ जेएनयू में। मुझे भी ये सहसा विश्वास नहीं हो रहा कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये मान कैसे गए? आप इमेजिन कीजिए ना कि ऐसा कैसे होगा, और ये बहुत बड़ा नेशनलिस्ट इशू बन जाएगा। ये उसी तरह होगा कि भारत को नॉर्थ ईस्ट एक्सेस देने के लिए हम बांग्लादेश से एक कॉरिडोर बना दें। बांग्लादेश में जाहिर है कैसा प्रोटेस्ट होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। नाराज है। ऐसी ही चीज वहां भी होगी, और वहां ये आसान उनके लिए भी नहीं। और रूस ने तो कह ही दिया है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन द रीजन विल नॉट बी वेलकम। ईरान प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। तो ऐसे में ये कॉरिडोर बन जाए, और उसके चलते ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज का जो स्टेप है वो और नजदीक आ जाए, तो एक और झगड़ा शुरू हो जाए, एक और झगड़ा, एक नए झगड़े सिविल वॉर की तरफ जा रहा है आर्मेनिया। ये एग्जैक्टली ये नए झगड़े की शुरुआत है। ये सर अमेरिका मान कैसे गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रम्प को पीस प्राइज, मतलब इतना भी, ये तो हम मजाक में भी कहते हैं नोबेल पीस प्राइज की बात, लेकिन सीरियसली भी क्या यही बात है या कुछ और भी है? अमेरिका को देखिए इसमें स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है, टैरिफ का इंटरेस्ट भी है, वो सारी चीजें हैं, और तुर्की इसमें इन्वॉल्व है। तुर्की खुद एक नेटो पावर है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक तो ट्रम्प का आपने बता ही दिया नोबेल प्राइज का है, उसके अलावा ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह ईरान वाले बगल में आ जाऊं। इजराइल या एक इजरायली लॉबी का भी है कि ऑलरेडी वो प्रेजेंट है अजरबैजान में, तो जब अमेरिका आएगा तो वहाँ से भी वो मॉनिटर कर पाएंगे। यानी आने वाले समय में टोपोग्राफी, उसका नॉलेज, उसका ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें करने लगेंगे। तो उस लिहाज से भी अमेरिका के लिए लुक्रेटिव है, और जाहिर है, और वो लीज दिया है, पैसा मिलेगा उनको आने वाले। एक और नए कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को घसीट रहे हैं, ऐसा भी तो है। आप कह रहे निटी ग्रिटी पर बात अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर ये हो गया कि इस कॉरिडोर की सुरक्षा करनी है अमेरिकन को, उन्हें अगर अपने सैनिक भेजने ही पड़ गए, दुनिया में हर जगह भेजते ही हैं वो, तो कहीं ऐसा ना हो जैसे बलूचिस्तान में चीनियों पर हमले हुए, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र किया कि हम अपने सिपाही भेजते हैं, तो वो तो बलूचों को भी पसंद नहीं है और पाकिस्तानियों को भी। लेकिन ऐसा अगर यहाँ हो जाए कि आर्मेनिया में अमेरिकन सैनिक भेजे जाएं, कल परसों पर ईरान की तरफ से कहीं से हमला हो गया, तो ये तो और भयानक होने वाला है। और उन्होंने तो कहा है कि हम बनने ही नहीं देंगे ईरानियन, तो जाहिर है वो सारा ऑब्स्ट्रक्शन वो पैदा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टेररिस्ट भेजेंगे या गनशिप्स भेजेंगे, लेकिन वो बनने नहीं देंगे। इसका मतलब वो सबवर्सिव एक्टिविटीज कर सकते हैं इस रीजन में, और ट्रम्प उसके लिए जिम्मेवार माने जाएंगे। अमूमन ये अगर आगे बढ़ता भी है तो पहले तो प्रोटेस्ट जो होंगे, अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में आर्मीनिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर मुझे सहसा विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके ये कह दें, तो ट्रम्प को ये एहसास हुआ होगा कि एक तो यहाँ से रेवेन्यू आएगा, जो कॉरिडोर बनेगा उसमें हमारे टोल जो होंगे, जो देगा, टोल जो होगा वो टर्की देगा और अजरबैजान देगा, कुछ हम आर्मीनिया को देंगे और कुछ खुद रखेंगे, तो वो एक बिजनेस इंसेंटिव है। और तीसरा ये भी है कि ईरान पे नजर रख पाएंगे। रशिया आराम से दूर हो गया, लेकिन आने वाले समय में अब रशियन इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन होगा, जिस तरह जॉर्जिया में हुआ है कि अभी परिवर्तन हो गया पॉलिटिकल फॉर्मेशन, प्रो रशियन गवर्नमेंट आ गई, यहाँ भी प्रो आर्मीनियन गवर्नमेंट आएगी। और 2026 में इलेक्शन होने वाला है 7 जून को आर्मीनिया में, तो यहाँ भी बहुत
चांसेस है कि एक प्रो रशियन गवर्नमेंट अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर की बात क्यों करनी है रशिया को, जब सरकार ही आ जाने वाली है? सरकार यानी फिर करेंगे। फिर देखेंगे कैसा होगा। फिर ट्रम्प से रूस बात करेगा, जिस तरह अभी यूक्रेन के लिए ट्रम्प और पुतिन मिल रहे हैं, और जेलेंस्की का पता नहीं हो जाएंगे कि नहीं, तो ऐसा ही कुछ होगा, तो उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब कुर्सी लगेगी, बड़ी लगेगी। हाँ, एग्जैक्टली। अभी छोटे में बात करनी नहीं है। सर, हथियार, मतलब हम तो कभी नहीं चाहते, दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए कि हथियारों की सप्लाई बढ़ जाए, लेकिन अगर इतना कुछ होने जा रहा है तो क्या आर्मेनिया इंडिया से और ज्यादा हथियार खरीदने की तरफ बढ़ेगा? देखिए, अब तो हमारा परमानेंट एक तरह से एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस हो गया है कि वो हमसे ही खरीदेंगे, कुछ फ्रांस से खरीदेंगे। हमसे इसलिए भी खरीदेंगे, जैसे मैंने कहा कि सोवियत और रूसी प्लेटफॉर्म के हमारे सारे ये हैं, और जितने रेडार और जितने चीज़ वो ले रहे हैं, सब उनको हम सस्ते दामों में दे रहे हैं, जो रूस भी देता था उससे भी सस्ते दामों में। और रूस को भी इससे ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी वाले चीज़ हम उनको दे रहे हैं। तो वो एक, और हमारा को प्रोडक्शन राइट भी है कई सारे, तो लाइसेंसिंग राइट्स भी हैं जो अमेरिका नहीं देता है इक्विपमेंट्स बनाने में, रूस हमें देता है, तो उसका हमको फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आर्मीनिया में हमारा इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगा, और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इंडिया और चाइना यहाँ पे, तो वो बना रहेगा। सही है। यूरोपियन यूनियन भी तो आ गया। यूरोपियन यूनियन को अब लाएंगे जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो नहीं, वहां पर ट्रूप्स भी हैं शायद। कहाँ ट्रूप्स? कुछ मैं पढ़ रहा था, यूरोपियन यूनियन का कुछ स्टेक बढ़ा है इस दौरान। नहीं, यूरोपियन यूनियन नेटो का स्टेक दूसरे तरह से बढ़ा है। एक तो आर्मीनिया को वो कैंडिडेट कंट्री मानता है कि वो उसको मिलेगा वो स्टेटस। जॉर्जिया को भी मानता था, जॉर्जिया से नेगोशिएशन भी शुरू हुए थे, लेकिन हाल में जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले जॉर्जिया ने वो एप्लीकेशन पहले तो ऑन होल्ड रखा, लेकिन अब कहा कि अब वो हम नेगोशिएशंस जारी रखेंगे। तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने की भी इनकी इच्छा है, इन दोनों की इच्छा है, तो वो शायद पूरी होने लगे इस संदर्भ में, वो भी एक इशू बन जाएगा। आखिर में बात फिर से रशिया की, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि 15 अगस्त की शाम मीटिंग होने वाली है अलास्का में। और बहुत सारे लोग शायद जानते हो नहीं जानते हो, अलास्का का भी रशिया का हिस्सा था, जो सस्ते में बेच दिया गया था अमेरिका को। तो ये भी हुआ है दुनिया में। और उसी की तरह जैसे ये सोच रहे हैं कि 7.2 मिलियन में 1867 में खरीद लिया था हमने रूस से, ग्रीनलैंड भी खरीद लेंगे डेनमार्क से, तो वो उसी तर्ज पे चल रहे हैं। हालांकि बाद में अलास्का में जमीन में ऐसी चीजें मिली कि अब रशिया को उस पर बहुत ही रिग्रेट होता है, क्यों ही बेच दिया। और अभी तो कुछ दिनों पहले पुतिन या कहीं से बयान भी आया था कि हम इसे वापस लेंगे। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि बातचीत होने जा रही है, शायद ट्रम्प और पुतिन मिलने वाले हैं, और पुतिन कोई बहाना ना मार पाए, इसलिए उन्होंने कह दिया अलास्का में मिलेंगे, आपके घर के पास से आ जाओ आप। तो इस मीटिंग में क्या कुछ ऐसा वाकई होने वाला है कि यूक्रेन में झगड़ा खत्म हो जाएगा? देखिए, यूक्रेन में झगड़ा खत्म होने की तो आसार हैं, लेकिन वो कैसे खत्म होगा, कितना समय लगेगा, किस स्टेजेस में होगा, किन शर्तों पे होगा, ये लंबी बातचीत चलेगी। और जिस तरह के हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट ये होता जा रहा है, उसमें ये तो लग रहा है कि अगर ये सबसे बड़ी बात है कि 3.5 साल बाद कोई एक सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट हुआ है। बाइडेन साहब के ज़माने में तो मारो 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 यही चल रहा था, कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा था कि बैठ के बात कर लो। शुरुआत में हुई थी 2021 के फरवरी के बाद की 2-3 महीने तक, यहाँ से लोग गए, वहाँ से लोग गए, कुछ बात हो रही थी तुर्की में, लेकिन पिछले 3 साल से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये एक बहुत लैंडमार्क इवेंट होगा जो शायद युद्ध को थमने का एक प्रयास करे। लेकिन यहाँ भी कई रोड़े हैं। ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं, अरे मुझे नहीं बुलाया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनाया, इन दोनों ट्रम्प जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने हैं, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जाए। यूरोपियन यूनियन कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि अरे हमारा स्टेक है, हमें नहीं बुलाया जा रहा है। पोलैंड अलग चुनौती दे रहा है। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। और ज़ेलेंस्की ने तो कहा कि पहले तो हमें टेरिटरी वापस करो जो हमारा लिया है, हमारे संविधान में वो प्रोविजन ही नहीं कि हम तुमको टेरिटरी दे दें। पुतिन साहब ने अब संविधान में संशोधन करके वो 4 रीजन को अपने आप में मिला लिया है। तो कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। क्राइमिया पहले से ही इनके पास है। तो इन सवालों के बीच इनका क्या होगा, मुझे तो ये लग रहा है पुतिन से ट्रम्प यहाँ पर अपने टैरिफ और अपनी ट्रेड बढ़ाने की बात करेंगे। इनकी अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जो रेयर अर्थ
या जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, रेयर मैग्नेट चीज़ें हैं जो ईवीज में यूज़ हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों पर बात होगी। इनके आपसी संबंध स्थापित होंगे, तो उससे कम से कम हिंदुस्तान को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इनके चक्कर में हमारे टैरिफ बढ़ गए। हाँ, हालांकि ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा इसके बाद। वो श्योर कैसे तो कोई कर- किसी बारे में है ही नहीं, पर एक चीज के लिए हम श्योर हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिलना आसान नहीं है ट्रंप को, क्योंकि ना तो रूस यूक्रेन का समझौता इतना आसान दिख रहा है, आपने कहा, और ये जो अभी आर्मेनिया को लेकर बैठे हैं वहां भी आप कह ही रहे हैं कि वहां भी इतना आसान नहीं है। नहीं नितिन जी, मुझे तो लगता है ना, जैसे पहले जब ट्रम्प को एक्स से निकाला गया, इन्होंने एक ट्रूथ सोशल नाम का एक खुद सोशल मीडिया पढ़ता हूं मैं, प्लेटफॉर्म बना लिया। एग्जैक्टली। अब ये करेंगे क्या, इलॉन मस्क और ट्रम्प जैसे लोग एक खुद अपना एक नोबेल प्राइज बना देंगे, एक दूसरे को बांटते रहेंगे। आसिम मुनीर, बिन्यामिन नेतन्याहू, ट्रम्प, इलॉन मस्क, ये आपस में लेंगे और कहेंगे एक पैरेलल नोबेल हमने खड़ा स्वीडन चक्कर की पढ़ना, हम देंगे यहाँ से, वॉशिंगटन से। इतना पैसा हमारे पास, हम ही लोग एक दूसरे को देते हैं। और क्या? तो वैसे ही पुरस्कार राशि भी बढ़ाएंगे, पुरस्कार राशि बढ़ा प्रोग्राम देंगे, बड़ा करेंगे। हाँ, उसमें ये भी कर देंगे, हीरो हीरोइन नाचे उसमें। हाँ, और वो एक मेगा इवेंट बना देंगे जिसमें रिवियरा पे सारे लोग आएंगे, तो वो सारी चीजें होंगी। तो ऐसा ही कुछ कर लेना चाहिए। हाँ, और अगर ट्रम्प को ये होटल्स भी हैं हाँ, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्कॉटलैंड में है, तो अगर ऐसा ही करना है तो इनको खुद, और अगर इनको दे दिया नोबेल प्राइज, तो मेरे जैसा आदमी जो इस संस्था में नोबेल प्राइज में, या मेरे जैसे कई लोग हैं, तो हमारा विश्वास उठ जाएगा। नोबेल अभी है, अभी है, अभी काफी, मतलब बराक ओबामा को मिला, उसके बाद युद्ध छेड़ दिया था। हाँ, बराक ओबामा को मिला था, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को मिला था, लेकिन तभी बराक ओबामा तो संत दिखते हैं इनके आगे। आप अगर वो पर ट्रम्प से युद्ध छेड़े सर उसने, ट्रम्प के हिस्से में अभी कोई नया युद्ध छेड़ना नहीं है। वो ईरान वाला तो एक बॉलीवुड का डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है, अभी 3.5 साल बचे हुए, अब क्यों इंटरवल भी नहीं हुआ अभी, या इंटरवल हुआ है उनके 8 साल का मे बी। पर मैं ट्रम्प को उस मामले में बराक ओबामा से बेहतर मानता हूँ कि कोई नया युद्ध नहीं छेड़ा है। पिछली बार भी नहीं था, इस बार अभी तक तो नहीं है। हाँ, मतलब खून ना बहे और देश मर जाएं, लोग मर जाएं, वो एक अलग बात है। अभी मैं देख रहा था इनके ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में अफ्रीका के कितने सारे देश घुटनों पे आ गए। नहीं, वो तो है, वो एक अलग बात। हाँ, उन्होंने ये भी तो कहा था 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, कहाँ रुका, और उस टाइप की चीज़ें कहते रहे कि हम सब इनके दोस्त हैं, लेकिन कोई इनका दोस्त नहीं। हमने भारत के हिसाब से देख ही लिया, कनाडा जो इनका सबसे विश्वासी मित्र था उसको देख लिया पूरे। अब तो ये कह रहे हैं कि हम लैटिन अमेरिका में अमेरिकन ट्रूप भेजेंगे वहाँ के ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये पुराने ढर्रे पे आएंगे, और अब तक इन्होंने जो करना चाहिए, जो ये कर सकते हैं कि 900 बिलियन का अमेरिकन डिफेंस बजट है, उसमें 50-60 बिलियन करके तो दिखाओ। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पैसे ही बचाने हैं इनको, वहाँ बचाओ, वहाँ से शुरुआत करो कि इतना बड़ा हम समुद्री बेड़ा या एयरफोर्स बेड़ा क्यों रख रहे हैं, कम करो। वो तो नहीं कर रहे हैं, तो एक नई जगह टांग और अड़ाई है जी, एक नई जगह और फंसा दिया अपना अज़रबैजान। हाँ, तो सर वैसे तो ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन अभी अभी खबर आ गई है तो ये पूछ लेता हूँ। ज़ेलेंस्की ने फ़ोन किया है प्रधानमंत्री मोदी को, और सितंबर में इन दोनों नेताओं के मिलने की बात भी हो रही है। इसके पहले ये बात भी हुई है, मतलब रशिया के संदर्भ में भी हुई थी। इंडिया ने ऑफर किया था कि अगर आप चाहेंगे तो हम शांति की तरफ कुछ प्रयास कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की को लेकर हिंदुस्तान में कोई खास सहानुभूति अब नहीं है, शुरू में थी जब से लोगों को ये पता चला कि यूक्रेन तो कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। पर अब ज़ेलेंस्की क्या चाहते होंगे मोदी से? देखिए, मोदी साहब खुद एक बार जाके ज़ेलेंस्की से वहाँ मिले हैं, और हालांकि बॉडी लैंग्वेज उस समय भी ज़ेलेंस्की की बहुत अच्छी नहीं थी, और उन्होंने प्रेस को बाहर निकल के कुछ कुछ बोला था जो कायदे से कोई भी एक डिप्लोमेटिक आदमी नहीं बोलना चाहिए था। तो हमारी सहानुभूति इसलिए है कि उनकी सीमा का अतिक्रमण हुआ है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि इसमें रूस की गलती है, या आप जो कहें ज़बरदस्ती है कि वो उनके टेरिटरी में गए, उनको कैप्चर कर लिया। तो ये बातचीत करना ये भी दिखाता है कि जो ट्रम्प यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसके प्रति एक चेक होगा, क्योंकि भारत इस समय अपने आप को, जो भी हमारे बीच एपिसोड्स हुए हैं उसमें भारत अपने आप को अमेरिका से कुछ दूरी बन गई, दूर महसूस कर रहा है। हाँ, शायद ज़ेलेंस्की को वो दूरी लग रही हो, वो दरार दिख रही है। हाँ, वो दरार दिख रही है। अगर मुझे नहीं बुला रहे अलास्का तो मैं भारत से बात करूंगा। एग्जैक्टली, और उसी तरह से वो अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, और भारत भी चाहता है किसी न किसी तरह ये युद्ध अंत हो, क्योंकि
प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार स्पेसिफिकली कहा है, जो भारत के मन की बात उन्होंने की कि युद्ध का काल नहीं है, जो बॉर्डर्स हैं उनको मेंटेन किया जाना चाहिए, तो उसी दिशा में है। और ग्लोबल साउथ का भारत एक बहुत बड़ा किरदार है, तो उसका सपोर्ट वो चाहते हैं किसी न किसी तरह। हालांकि अब तक उन्होंने शॉर्ट श्रिफ्ट किया, लेकिन डिप्लोमेसी तो यही है ना कि जहां आप ज़रूरत पड़े और जहां डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत मिल सकती है वहां अप्रोच किया जाए, तो वो और कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की वक्त के साथ थोड़ा सा मैच्योर हुए हैं, तब वो बहुत नए नेता भी थे और एकदम से बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था। हाँ, लेकिन वो अभी जो ट्रम्प साहब के साथ मिले थे उतनी मैच्योरिटी दिखाई नहीं थी उन्होंने, तो थोड़ा उसके सा बाद और मैच्योर हुए हैं। हाँ हो सकता है और मैच्योर हुए होंगे। लेकिन जाहिर है ज़ेलेंस्की और ट्रम्प, मैं तो यही मानता हूँ कि दोनों अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल हैं और दोनों टीवी स्टार हैं। एक बिल्कुल। रियलिटी टीवी दोनों स्टार वहाँ है, से एक आए हैं। रियल टीवी के स्टार हैं, तो दोनों को ऑडियंस देखना लेकिन टीवी पुतिन और मोदी को ही बहुत पसंद करता है। पसंद करता है। लेकिन मतलब मोदी जी को या किसी को कहना कि वो टीवी के लिए टीवी हैं, की वजह से आए हैं, तो ऐसा थोड़ा लेकिन मुश्किल ये है। दोनों टीवी की सीजन वजह से। पॉलिटिशियन। हाँ, ये तो बात सही है। लेकिन बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और पढ़ाकू नितिन में आज तो इतना ही। अजरबैजान और आर्मीनिया थोड़ा दूर सही, लेकिन क्योंकि भारत भी एक फैक्टर वहाँ बनता जा रहा है, जैसा अमिताभ जी बता रहे हैं, तो बात करनी ज़रूरी थी। और बहुत इंटरेस्टिंग है इस एरिया में देखना कि क्या क्या और होता है, भारत कैसे करेगा वहाँ पर, क्या करेगा, अमेरिका ने नया पंगा ले लिया है या फिर वाकई कोई डील हो जाएगी, तो ये तो देखेंगे। साथ में बहुत मीटिंग्स होने वाली हैं बड़ी बड़ी, तो उस पर आपको मैं फिर से कष्ट दूंगा। बिल्कुल अभी देखिए क्या होता है 15 अगस्त को और क्या होता है सितंबर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। मैं फिर से दोहरा दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, कि हर मंगलवार को पढ़ाकू नितिन में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ा कोई मुद्दा डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग हो और जानना ज़रूरी हो। और हर थर्सडे को हम किताबों पर या किसी टॉपिक पर जो आसमान से नीचे ज़मीन के ऊपर होते हैं, उनमें किसी पर भी बात करते हैं जो आपको ज़रूरी लगें या हमें ज़रूरी लगें। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किस पर बात होनी चाहिए अगले हफ्ते। तो इतने धैर्य से सुनने के लिए, अमिताभ जी बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच।